हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल MV जीनियस हिंदी मीडियम में स्वागत है। दोस्त, आज हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक ये है कि आज आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरी दुनिया है पूरी तरह से बीमारियों की चपेट में जकड़ा हुआ। ये कोरोना जो है ना, ये कोरोना पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। न जाने ये कोरोना कहाँ से आया, कहाँ से क्या हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, लेकिन ये कोरोना जो है सो पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। अभी हमारे देश के ही बात यदि लिया जाए तो हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर कोई अपने परिवार से भी मिलने में डर रहा है, अपने फैमिली से भी मिलने में डर रहा है। ये कोरोना इतना घातक है। तो सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं लोगों में और वो चल रही है। उन्हीं में से एक बीमारियां हैं मलेरिया। ये भी मलेरिया बहुत ही घातक बीमारी है। यदि इसका इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो ये किसी की जान भी ले लेती है, इसलिए यह बहुत ही घातक बीमारी है। यदि इस दुनिया में देखा जाए तो लगभग 300 मिलियन लोग जो हैं सो मलेरिया से प्रभावित हैं। किसी तरह से प्रत्येक साल जो है सो 300 मिलियन मलेरिया से प्रभावित होता है और लगभग 2 मिलियन लोग प्रत्येक साल इस मलेरिया से मरता है। आप समझ सकते हैं कि कितना घातक बीमारी है यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो आज की क्लास में हम लोग यही समझेंगे कि मलेरिया कैसे फैलता है या कैसे फैलता है, किसी को मलेरिया कैसे होती है, और जब मलेरिया होती है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ताकि हम कह सकते हैं कि इसको मलेरिया हुआ है। किसी को कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण तो दिखाई देता होगा, बदन दर्द, शरीर दर्द, ना जाने क्या क्या होता है, तो वो भी हम लोग समझेंगे कि क्या क्या लक्षण होती है, ताकि हम लोग समझेंगे कि इसको मलेरिया हो चुका है। और ये भी हम लोग देखते हैं कि यदि आप लोग सुन रहे होंगे तो बहुत लोगों को ऐसा भी हुआ होगा कि आप लोगों को मलेरिया हो चुकी होगी। तो आप लोगों को फीलिंग किए होंगे कि यदि मलेरिया होती है तो बहुत वीकनेस लगता है, बहुत कमजोरी लगती है, चल नहीं पाते हैं, वो अपने शरीर को रिकवर करने में बहुत वक्त लग जाता है। तो ये वीकनेस कैसे हो जाती है, हमारे शरीर के ऐसे कौन से अंग को ये मलेरिया प्रभावित करता है ताकि हमारे शरीर को पूरी तरह से वीकनेस यानी कमजोरी में डाल देता है। तो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा ये भी हम लोग देखेंगे कि यदि मलेरिया हो गई तो मलेरिया को कैसे हम ठीक करें, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उस कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल जो है सो आजकल डॉक्टर करते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ये भी हम लोग देखेंगे कि यदि मलेरिया फैल रही है तो मलेरिया को हम लोग कैसे उसका रोकथाम कर सकते हैं, कैसे मलेरिया को रोक सकते हैं। हम ये जो दुनिया को तबाह करके रखा है ये मलेरिया, इसको कैसे रोक सकते हैं, हम लोगों को क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो इसको भी हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा करके रखें, ताकि जो ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्त, हम पॉइंट पर आते हैं कि मलेरिया कैसे फैलती है। मलेरिया जो बीमारी है, ये मलेरिया एक मच्छर से फैलता है। मच्छर जिसको आप जानते होंगे, मच्छर मादा एनाप्लिज मच्छर, इसका नाम है मादा एनाप्लिज मच्छर। इसी मादा एनाप्लिज मच्छर से यह मलेरिया फैलता है। अब बात रही कि मादा एनाप्लिज मच्छर है तो पुरुष एनाप्लिज मच्छर भी होगा ना। यदि मादा है तो पुरुष भी होगा, तो पुरुष से क्यों नहीं लिखे, मादा से क्यों लिखे। तो दोस्त, ये जो मलेरिया फैलता है वो मादा एनाप्लिज से ही फैलता है, क्योंकि ये मादा एनाप्लिज मच्छर जो है यह किसी के ब्लड को चूसता है। जो मानव का ब्लड है ना, उस मानव के ब्लड को चूसता है और ये अपना भोजन पान करता है। तो ये मादा एनाप्लिज मच्छर में एक घातक जीन पाया जाता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम
ये प्लाज्मोडियम इसी मादा एनाप्लिज्म मच्छर में होता है। तो जब ये मादा एनाप्लिज्म मच्छर किसी इंसान को काटता है ना, तो यही प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में छोड़ देता है। तो ये प्लाज्मोडियम जब उसके ब्लड में जाता है, तो क्या करता है, ब्लड को प्रभावित कर देता है और ये धीरे धीरे प्लाज्मोडियम धीरे धीरे यकृत तक, हमारे यकृत लीवर तक पहुंच जाता है। और लीवर में जब पहुंच जाता है ये प्लाज्मोडियम, तो धीरे धीरे अपने जैसे और प्लाज्मोडियम को यह उत्पन्न करने लगता है। और जब और ज़्यादा प्लाज्मोडियम को उत्पन्न करने लगता है, तो इसकी जो प्लाज्मोडियम का प्रोटोजोआ है, ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलने लगती है। यही वजह है कि हमें मलेरिया हो जाता है। तो बात रही कि मादा एनाप्लिज्म मच्छर जो है सो ब्लड को चूसता है। किसको? तो ये ब्लड को अपना फूड के रूप में गेन करता है, यानी चूसता है। तो पुरुष एनाप्लिज्म मच्छर क्या खाता है? तो पुरुष एनाप्लिज्म मच्छर जो है वो किसी फ्रूट के जूस को अपने फूड के रूप में लेता है, अपने भोजन के रूप में लेता है। और मादा एनाप्लिज्म मच्छर जो है सो खून को लेता है, किसी इंसान के खून को लेता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मादा कितना घातक होती है, इसलिए बच के रहिएगा। मादा बहुत घातक होती है पुरुष की अपेक्षा। तो मादा एनाप्लिज्म जो है सो किसी के खून को चूसता है, और पुरुष एनाप्लिज्म जो है सो किसी फल के जूस को चूसता है। अब बात रही कि ये मादा एनाप्लिज्म मच्छर जो पाया जाता है, ये भी 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक मादा एनाप्लिज्म मच्छर जो पाया जाता है वो लार्वा फॉर्म में पाए जाते हैं, लार्वा। ये मादा एनाप्लिज्म मच्छर जो है सो किसी पानी के ढेर होता है ना, पानी के ढेर जैसे जमाव वगैरह, तो वही जमाव वगैरह में ये लार्वा पाया जाता है। दलदल जमीन पर या कोई कचरा वगैरह जहाँ है, चाहे पानी के जमाव जहाँ हो गए हैं, वहीं पे ये लार्वा पाया जाता है। लेकिन ये लार्वा जो है ना वो बच्चे यानी छोटे अवस्था में पाया जाता है, बच्चे अवस्था में भी नन्हा बालक होता है। लेकिन जब इसको पोषण मिल रहा होता है गंदगी पानियों में, जहाँ पानी का जमाव है, कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा है, वहाँ यदि इसको पोषण मिलता है तो खा पी करके धीरे धीरे जवान होगा ही। तो यह बेचारी जवान हो जाती है, और जब जवान हो जाती है तो उसको जवान का एस्पेरोजाइट अवस्था कहते हैं, एस्पेरोजाइट अवस्था। जब जवान हो जाती है या मादा एनाप्लिज्म मच्छर वह एस्पेरोजाइट अवस्था में पहुंच जाती है। जैसे कि हम लोग हैं बाल्या अवस्था, किशोरा अवस्था, युवा अवस्था होता है ना, तो उसी तरह में इस सब में भी होता है। तो इस सब में छोटे अवस्था में जब होता है तो लार्वा फॉर्म में होता है, और जब बड़े जवान हो जाती है तो वह एस्पेरोजाइट्स अवस्था में पहुंच जाती है। तो हमारे शरीर में यही एस्पेरोजाइट्स अवस्था की जो मच्छर है, यह यदि हमारे शरीर को काटता है तभी हम लोगों को मलेरिया होती है। क्या होती है? तो मलेरिया। इसी में जो है सो प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ये प्लाज्मोडियम जो जीन है प्लाज्मोडियम का, ये प्लाज्मोडियम जीन जो है सो बीमारी का वाहक है, मलेरिया का वाहक है। तो एक कैसे फैला आप समझ गए। अब सेकेंड बात यह है कि मादा एनाप्लिज्म मच्छर हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। ये जो मादा एनाप्लिज्म मच्छर है ये हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है जब यह काटती है? तो जब मादा एनाप्लिज्म मच्छर किसी इंसान को काटती है तो वह उस इंसान के ब्लड को चूसती है अपने फूड के रूप में, और जब ब्लड को चूसती है तो वह प्लाज्मोडियम को उस ब्लड में छोड़ देती है, और वो प्लाज्मोडियम उस ब्लड के मार्ग से कहाँ तक? धीरे धीरे यकृत तक यानी लीवर तक पहुँच जाता है। हमारे पेट में लीवर है ना, तो वहाँ लीवर तक पहुँच जाता है, और जब वह लीवर तक पहुँच जाता है, और हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो खून का निर्माण होता है वह स्प्लीन में होता है, प्लीहा में। कहाँ? तो प्लीहा, इंग्लिश में उसको स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा। इसी प्लीहा इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहते हैं। इसी स्प्लीन में जो है सो हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण होता है यहीं पर। तो ये जो है सो प्लाज्मोडियम धीरे धीरे हमारे लीवर में पहुंचता है, और उस लीवर से इसी प्लीहा में पहुंच जाता है। आप समझ रहे हैं कितना घातक है। जहां से हमारे ब्लड का निर्माण हो रहा है वहीं पर ये प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है, और वहीं पर बहुत सारे अपने जैसे बहुत सारे जीव को यह उत्पन्न कर देता है और बना देता है। तो जब अपने सारे बहुत सारे हानिकारक फैक्ट को बना देता है तो ये क्या करता है? ब्लड के जो मैन्युफैक्चर्ड होती है ना, जो ब्लड का उत्पादन होता है प्लीहा में, उसको यह रोक देता है।
तो जब प्लीहा में ब्लड के उत्पादन को रोक देगा तो हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कम होगी या नहीं, बोलिए। तो हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा भी कम हो जाती है। तो जब हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कम होती है तो हमें वीकनेस जैसा लगने लगता है, कमजोरी जैसा लगने लगता है। यही वजह है कि हमारे शरीर में कमजोरी लगता है। तो बात रही कौन से अंग को प्रभावित करता है यह, तो यह जो है प्रभावित करता है मादा एनाफिलिक्स मच्छर जो मलेरिया है, यह मलेरिया हमारे लीवर को प्रभावित करता है। हमारे स्प्लीन जो प्लीहा जहां पर ब्लड का निर्माण होता है, इसको ब्लड का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे सेल्स है ना, आरबीसी का सेल्स, वो यहीं पर मरता भी है और यहीं पर उत्पन्न भी होता है। कितना कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान भी है, एक जन्मगार भी, यानी यहाँ जन्मता भी है और मरता भी है, इसीलिए इसको ब्लड आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है इस प्लीहा को। तो इस प्लीहा को यह प्रभावित करता है। इसके अलावा यह हमारे फेफड़े को भी प्रभावित करता है। फेफड़े में भी वाटर की मात्रा जो है सो बढ़ जाती है, क्योंकि यदि ये ब्लड नहीं मिल पाता है तो धीरे धीरे वाटर की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा सेरेब्रल मलेरिया हो जाती है, जो ब्रेन मलेरिया होती है, और जब ब्रेन मलेरिया होती है तो यह हमारे ब्रेन को भी प्रभावित करती है और ये बहुत हानिकारक साबित होता है यदि किसी को ब्रेन मलेरिया होती है तो ये है हमारे यंग को प्रभावित करता है ये मलेरिया। अब बात रहे कि यदि ये हमारे यंग को प्रभावित करता है तो इसको हम लोग रोकें कैसे। डॉक्टर इसके लिए कौन सी दवा खाने के लिए हम लोगों को सजेस्ट करता है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। तो जब किसी को मलेरिया हो जाती है तो मलेरिया को रोकने के लिए हम लोग कुनेन की दवा का इस्तेमाल करते हैं। कुनेन एक वर्ड है, कुनेन, कुनेन, इस कुनेन की दवा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बात रही है कुनेन कहाँ से मिलता है, तो ये कुनेन जो है सो सिनकोना का एक पेड़ होता है, सिनकोना। इसी सिनकोना के पेड़ से, इसी सिनकोना के पेड़ का जो छाल होता है ना, ऊपर का कवर, जैसे हम लोग का स्किन है, तो इस पेड़ का जो ऊपर का कवर छाल होता है, उस सिनकोना को छील करके उसको जूस बना दिया जाता है। और जब जूस बना दिया जाता है और जूस बना करके उसको पी लिया जाता है, यदि इसको हम लोग पीते हैं तो मलेरिया हम लोग से ठीक हो जाता है। लेकिन ये सिनकोना आजकल जो है सो प्रचलन में नहीं, आजकल इसी को मिला करके जो आजकल डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बीमारी, हम लोगों को बीमारी जो है ज़्यादा दिन तक रोकना नहीं है, उसको बहुत जल्दी ख़त्म करना है। तो बहुत जल्दी ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे साइंटिस्ट का डेवलप हुआ और धीरे धीरे साइंटिस्ट ने रिसर्च करते गया, तो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने रिसर्च करते गया और मेडिसिन का आविष्कार करते गया, तो मेडिसिन का भी आविष्कार हुआ। यही सब मिला करके एक मेडिसिन का, जिसको क्लोरोक्विन कहते हैं। आजकल जो डॉक्टर दवा देते हैं हम लोगों को, यही क्लोरोक्विन है। अब ये क्लोरोक्विन का ही एक और फॉर्म है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इसी का ही एक फॉर्म है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं ना, तो वही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का मेडिसिन देते हैं, और हम लोगों के अंदर जो मलेरिया का वाहक है प्लाज्मोडियम, वह प्लाज्मोडियम मर जाता है। जब प्लाज्मोडियम मर जाता है तो हम लोगों से बीमारी ठीक हो जाती है। अब बात रहे कि मलेरिया जब किसी को होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो यदि किसी को मलेरिया हो जाती है तो उसमें बहुत सारे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो पहला लक्षण है कि उसका सर दर्द करने लगता है, हेडेक हो जाता है, यानी सर दर्द करने लगता है। फर्स्ट लक्षण जो है सो सर दर्द करने लगता है, सर दर्द। सेकेंड लक्षण है कि उसमें जो है सो फीवर आ जाता है, यानी उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका बुखार आ जाता है। सेकेंड लक्षण यह है कि उसका बुखार आ जाएगा। जो पेशेंट इस मलेरिया से पीड़ित होंगे तो सेकेंड लक्षण उसका है कि उसको बुखार आ जाएगा। थर्ड लक्षण ये है कि यदि किसी को मलेरिया होती है तो उसका जीभ जो है ना सो रूखा रूखा सा लगता है, यानी सूखा सूखा सा लगेगा, कि भींगा ही नहीं है, पूरा सूखा, अजीब सा लगता है। तो कोई खाना खाओ तो खाया नहीं जाएगा, रोटी खाओ तो खाया नहीं जाएगा, चावल खाओ तो खाया नहीं जाएगा, टेस्ट ही चला जाता है। तो वो भी एक रीज़न है कि उसका जीहवा जो है सो सूखा सूखा सा लगने लगता है। तो जीभ जो है सूखा सूखा सा लगने लगता है,
सूखा सूखा सा लगने लगता है जीभ। इसके अलावा और क्या है कि हमारा शरीर जो है सो दर्द करने लगता है, पूरा शरीर दर्द करने लगता है, ऐसा पेन लगता है ना, लगता है कि कोई हमको दबाते रहे, कोई हमको मसाज करते रहे तो हम लोगों को अच्छा फीलिंग लगता है। तो ऐसा भी होता है। तो यदि ये लक्षण, तो वो भी लिख देते हैं कि शरीर दर्द करने लगता है, शरीर दर्द। तो ये लक्षण यदि किसी में दिखता है तो आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि उसको मलेरिया है। पहला है कि सर दर्द होगा, दूसरा है कि बुखार आ जाएगा उसको, तीसरा है कि जीभ सूखा सूखा हो जाएगा, और चौथा है कि शरीर दर्द करने लगेगा। जो मांसपेशियां है ना, वो मांसपेशियां दर्द करने लगेगा, पैर दर्द करने लगेगा, हाथ दर्द करने लगेगा, पूरे शरीर जो है सो दर्द करने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स यदि लक्षण किसी में दिखता है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि उसमें बीमारी है। और यदि एक दो चीज आप में दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने ऊपर मत लीजिएगा इसको, ये मेरा समझाने का एक तरह का भी हो। यदि किसी को सर दर्द कर रहा होगा तो ये मत सोचिए कि हमको भी मलेरिया है, किसी को बुखार हो रहा हो तो ये मत समझिए कि मलेरिया है। अपने ऊपर इसको कभी भी इमेजिन मत कीजिए। मेरा भी सिर्फ आप लोगों को समझाना है, इसलिए अपने ऊपर मत लीजिए इसको, न तो सच्ची में मलेरिया हो जाएगा, इसलिए अपने ऊपर नहीं लीजिए। तो ये जो है सो सिम्टम्स होता है तो उसको हम लोग समझेंगे कि इसमें मलेरिया है। अब बात रही कि ये जो सिम्टम्स आते हैं ना किसी इंसान में, वो 3 स्टेज में आता है। जब ये मादा एनाप्लिक्स मच्छर किसी इंसान को काटती है ना तो 6 से 10 घंटे के अंदर, 6 से 10 घंटे के अंदर उस इंसान को प्रभावित करने लगता है। उस इंसान में प्लाज्मोडियम को इतना विकसित कर देता है कि उसके अंदर वो लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये जो लक्षण है, ये सारे लक्षण 3 फेज यानी 3 स्टेज में आती है। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज, इस कोल्ड स्टेज में क्या होता है कि इंसान को, जो इंसान इस मलेरिया से पीड़ित हो चुके हैं, उसको क्या होगा कि ठंड लगने लगती है, और ठंड के साथ साथ उसको बुखार आ जाता है। तो गर्मी का दिन रहे, चाहे बरसात का दिन रहे, चाहे ठंडा का दिन रहे, कोई भी दिन रहे, उसको ठंड लगने ही लगेगा। यदि ये लक्षण, यदि ये मलेरिया उसको प्रभावित कर दिया है तो मादा एनाप्लिक्स मच्छर, उसमें यदि प्लाज्मोडियम डाल दिया है तो उसमें फर्स्ट स्टेज जो है सो ठंड लगने लगती है और बुखार भी आने लगता है। तो यदि ठंड और बुखार आ जाता है तो उसको हम लोग फर्स्ट स्टेज में रखते हैं, और फर्स्ट स्टेज को हम लोग कोल्ड स्टेज कहते हैं। सेकेंड है हॉट स्टेज। इस हॉट स्टेज में क्या होता है कि जिस इंसान, जो इंसान मलेरिया से पीड़ित हो चुके हैं, उसमें क्या होगा कि हाई टेम्परेचर, उसका शरीर जो है सो पूरी तरह से गर्म हो जाती है, और शरीर जब गर्म हो जाती है तो उसका रेस्पायरेशन यानी जो श्वसन दर है, धीरे धीरे श्वास की गति जो है बढ़ जाती है, और जब श्वास की गति बढ़ती है तो उसका जो दिल की धड़कन है ना, वो दिल की धड़कन भी बढ़ने लगता है, और दिल जो है सो बहुत तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि ये दिल का कनेक्शन जो है सो सांसों से होती है। इसलिए यदि सांस तेज हो जाती है तो दिल भी तेज हो जाती है, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। तो हार्ट जो दिल है वो उसका धड़कन भी तेज हो जाता है। ये सेकेंड स्टेज हुआ। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, और थर्ड स्टेज है स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज, स्वेटिंग मतलब पसीना। तो ये जो है सो ये स्टेज बहुत ही अच्छा स्टेज है। यदि स्वेटिंग स्टेज किसी में इंटर करता है तो समझ जाइए आप लोगों के लिए अच्छा दिन आने वाला है। जो कोई पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड हैं, मलेरिया से प्रभावित हैं, तो यदि ये स्टेज आ जाती है तो ये समझिए कि अच्छा दिन आने वाला है। इसमें क्या होता है कि सर जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, प्रभावित पर्सन, मलेरिया से प्रभावित पर्सन, उसमें पसीना आने लगता है। क्या होता है? पसीना आने लगता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसका बॉडी टेम्परेचर जो है ना, तापमान, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है, क्योंकि जब बुखार होता है उस टाइम हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तेज होता है। तो बॉडी टेम्परेचर तेज कैसे होता है? तो वो भी समझते हैं कि बॉडी टेम्परेचर तेज इसलिए होता है कि कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया चाहे वायरस किसी भी तरह से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर में जो रक्षक का काम करता है वह WBC पहले से हमारे शरीर के बाहरी जो स्किन के अंदर जो है ना, सो WBC पहले से तैयार रहता है कि कोई भी यदि दुश्मन आएगा हमारे बॉडी के अंदर तो उसको हम लोग फाइट करके, उसका मर्डर करके यहाँ से
भगा देंगे। तो पहले से ये तैयार रहता है। तो जब किसी तरह का बैक्टीरिया या हानिकारक वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है तो ये WBC उससे झगड़ा करता है और उससे फाइट करके भगाने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के बीच में जब फाइटिंग होती है, एक दुश्मन है और एक WBC के बीच में, तो दोनों में जब फाइटिंग होगी, जब दोनों में गर्मा गर्म होने लगती है, जैसे कोई फाइटिंग करते तो पसीना आने लगता है और गर्मा गर्म होने लगती है, तो हमारा शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वह बढ़ जाती है। यही वजह है कि जब किसी को बुखार होता है तो उस टाइम बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो स्वेटिंग स्टेज में यही होता है कि स्वेटिंग स्टेज में जब किसी को पसीना आने लगे, उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसके लिए अच्छा दिन है, ये बीमारी जो है सो धीरे धीरे उसमें रिकवर हो गई और वो बीमारी ठीक हो गई। तो ये बीमारी को लक्षण था और उसका 3 फेज स्टेज था। अब बात रही कि इसको हम लोग रोके कैसे। मलेरिया का जो वाहक है मादा एनाप्लिक्स मच्छर, इसको हम लोग रोके कैसे। तो इसको रोकने का एक जरिया ये है कि यदि आपके घर के आसपास कोई पानी का जमावड़ा दिख रहा है ना, तो उस जमावड़ा को नहीं रहने देना चाहिए। कहीं दलदल दिख रही है, चाहे कोई तालाब है, पोखरा है, चाहे कोई नदी है, गंदगी जगह है ना, तो उस गंदगी जगह में ये मादा एनाप्लिक्स मच्छर बहुत तेजी से विकसित होता है। ये लार्वा जो है तो बहुत तेजी से ये लार्वा विकसित होती है, और जब तेजी से ये लार्वा विकसित होती है तो बहुत तेजी से जवान भी हो जाएगा, और जब बहुत तेजी से जवान हो जाएगी तो इसकी संख्या भी बढ़ती है, और जब संख्या बढ़ती तो किसी इंसान को तो यह काटेगा ही ना, और जब किसी इंसान को काटेगा तो उसको मलेरिया देगा ही। इसलिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि अपने घर के आसपास से कहीं भी कोई गंदगी जगह हो तो उसको गंदा नहीं रखना चाहिए। अपने घर के आसपास हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरा ये है कि हम लोग यदि सोते हैं तो सोते टाइम हम लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। मच्छरदानी आप लोग समझ रहे होंगे, अरे हम लोग इंडिया के हैं क्यों नहीं समझेंगे। तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा ये भी वजह है कि हम लोगों को फुल शर्ट पहनना चाहिए। फुल शर्ट पहनने से क्या होगा, जैसे कि अभी हाफ है, इसको हाफ कर लिए हम, तो फुल में क्या होता है, यहाँ रहता, तो यदि कोई मच्छर काटता, यहाँ काटने से इसकी संभावना तो कम हो जाती है, तो इससे भी हम लोग बच सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि यदि तालाब पोखरा वगैरह में गंदगी फैल गई है तो उसके ऊपर हम लोगों को केरोसिन का तेल का छिड़काव करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि केरोसिन का तेल के छिड़काव करने से क्या होगा। तो यदि कोई जमावड़ा पानी में या दलदल जगह में या कोई गंदगी में केरोसिन का तेल का छिड़काव करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो मलेरिया का वाहक लार्वा है वह लार्वा मर जाता है, और जब वह लार्वा मर जाएगा तो क्या वहाँ से ये मादा एनाप्लिक्स मच्छर का उत्पन्न हो पाएगा। मादा एनाप्लिक्स मच्छर का उत्पन्न तो रुक जाएगा, ठप पड़ जाएगी। तो इससे भी हम लोग रोक सकते हैं कि उसमें केरोसिन का तेल का छिड़काव कर देंगे तो हम लोग इसको रोक सकते हैं। बहुत सारे क्रीम भी आती है, उस क्रीम को बॉडी पर लगाने पर वो मच्छर नहीं बैठता है। इसके अलावा ये भी है कि आजकल नेचुरल में यदि हम लोग देखते हैं तो नीम का जो पत्ता होता है या नीम का जो फल होता है, तो नीम के फल से उसको तेल बनाया जाता है जो बहुत तीता तीता लगता है, देखने में बहुत अजीब में लगता है, किसी को बियर ही नहीं हो पाता, सहन ही नहीं हो पाता है। तो उस तेल को यदि लगा करके सोइएगा ना, तो ये मादा एनाप्लिक्स मच्छर उस पर्सन को इफेक्ट नहीं कर पाता है, यानी वहाँ वह नहीं बैठ पाती है, तो उससे भी हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसको हम लोग मलेरिया से रोक सकते हैं। यानी एक ही मुद्दा है कि हम लोगों को अपने आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी पड़ेगी। यदि साफ सफाई रखेंगे तभी हम लोग इस मलेरिया से छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो ये मलेरिया का जो लेक्चर था यहाँ तक चला, तो यहीं तक आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जाते जाते आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।